नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सामान्य हिंदी का 35वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ जुड़े रह सकें और साथ ही साथ वहां से आप पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर प्राप्त करते रह सकें। इससे पहले कि हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा। 20 सेकंड में आपको चैट बॉक्स में अपना जवाब देना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और आप सभी लोगों का वेलकम है। आइए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और कोशिश ये करिए कि चारों ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ने के बाद ही जवाब दीजिए, क्योंकि गलतियां न के बराबर होंगी तो आपका उत्साहवर्धन भी होता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके साथ प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है जो अब इस समय आपके स्क्रीन पर है। समूहवाचक संज्ञा की पहचान कीजिए। विकल्प है टीम, बी है घी, सी है नदी और डी है राम। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, टीम। टीम से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, जबकि घी आपका परिमाणवाचक संज्ञा है, नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है और राम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, वीर विशेषण। वीर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। विकल्प ए है वीरता, बी है वीर, सी है वीरत्व और डी है ए तथा सी दोनों। आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे होती है। ऐसे शब्द जिनके अंत में ता, त्व, पन, आवट, आपा, मिठाई को छोड़कर आई, ये सारे प्रत्यय जुड़े रहते हैं, वो स्वतः ही भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रदर्शित होता है। तो सामान्यतः भाववाचक संज्ञा की यही पहचान भी है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में ता, त्व, प्रन, पन ये सारे प्रत्यय अगर जुड़े रहेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा है। तो यहां वीर विशेषण शब्द है। आप देख सकते हैं वीर से यहां पर बना क्या है आपका वीरता। वीर में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक सी बात है यह भाववाचक संज्ञा है। वीर विशेषण शब्द है। वीरत्व में यहां देखिए त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो यह भी भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे में आपका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी सही होगा। ए तथा सी दोनों इसमें भाववाचक संज्ञाएं हैं जो वीर शब्द से बनी हुई हैं, और वीर क्या है आपका विशेषण शब्द है। तो वीरता और वीरत्व दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। देश को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है समूहवाचक संज्ञा और डी है भाववाचक संज्ञा। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, जातिवाचक संज्ञा। आप जानते हैं मैंने कई बार आपको बताया है कि यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से कर दी जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहां जयचंदों किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि जयचंद से संपूर्ण भारत क्या पूरे विश्व की मैं बात बता रहा हूं, समस्त विश्व के देशद्रोहियों का बोध होता है। यहां जयचंदों कह देने मात्र से ही देशद्रोहियों का बोध होने लगता है, क्योंकि जयचंद देशद्रोही का पर्याय है। तो देश को हानि जयचंदों से होती है, माने देश को हानि देशद्रोहियों से होती है। तो यहां जयचंदों व्यक्ति विशेष का नाम ना होकर के एक प्रतीक है सभी तरह के ऐसे व्यक्तियों का जो देशद्रोह करते हैं। तो ऐसे में यहां पर यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? विकल्प ए है व्यक्तिवाचक, बी है जातिवाचक, सी है समूहवाचक और डी है भाववाचक। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, भाववाचक संज्ञा। क्रोध, कालिमा और मिठास ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं विशेषण शब्दों से निर्मित हैं। क्रोधी से क्रोध बना है, काला से कालिमा बना है और मीठा से मिठास बना है। अगर मीठा से मिठाई बनता तो वह क्या बन जाता? जातिवाचक संज्ञा बन जाता। तो क्रोध, कालिमा और मिठास ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? विकल्प ए है वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, बी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, सी है मैं तेरे को घड़ी दूंगा, डी है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यहां पर तीसरे वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यहां पर तेरे को यह नहीं होना चाहिए था, मैं तुझे घड़ी दूंगा या मैं तुझको घड़ी दूंगा, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, यह कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए इस वाक्य में त्रुटि है और यही विकल्प आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, पानी निरंतर बह रहा है इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। विकल्प ए है पानी, बी है निरंतर, सी है बह और डी है रहा है। तो पानी यहां पर संज्ञा शब्द है, निरंतर का अर्थ होता है लगातार, बहना यहां पर मुख्य क्रिया है और रहा है यहां पर आपका रंजक क्रिया है। तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी होगा। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, यह समय का बोध करा रहा है और यह अविकारी शब्द है, इसलिए यहां पर विकल्प बी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, वीर अभिमन्यु अंत तक शत्रु से लोहा लेता रहा इस वाक्य में निपात है। विकल्प ए है वीर, बी है अंत, सी है तक और डी है लेता रहा। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में आकर उस वाक्य को प्रभावशाली बना देते हैं। निपात 9 प्रकार के होते हैं और इन 9 प्रकार के निपातों में एक निपात होता है बलदायक निपात और इस बलदायक निपात को सीमा बोधक निपात के नाम से भी जाना जाता है। बलदायक या सीमा बोधक निपात के अंतर्गत ही तो, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, मात्र ये सब शब्द आते हैं। तो यहां पर ये जो आपका तक शब्द है यह बलदायक निपात है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है, तक इसमें निपात है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, राम, श्याम तथा मोहन ने आनंद भवन में तारा मंडल देखा इस वाक्य में अव्यय की पहचान कीजिए। विकल्प ए है संयोजक, बी है विभाजक, सी है विकल्प सूचक और डी है तारामंडल। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें स्पष्टतः पता चलता है इस वाक्य में कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक ये सब संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय के ही भेद हैं। अब हमें यह देखना है कि इस वाक्य में इन तीनों अव्ययों में से कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय के इन भेदों में से कौन सा है। विभाजक होता तो अलग करता, विकल्प सूचक होता तो विकल्प का बोध कराता, संयोजक क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। और यहां पर राम, श्याम तथा मोहन इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम क्या कर रहा है? तथा शब्द कर रहा है। तो राम, श्याम और मोहन इन तीनों को कौन जोड़ रहा है? तथा जोड़ रहा है। तो यहां पर तथा जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए तथा क्या होगा? आपका संयोजक होगा। समुच्चय बोधक अव्यय का यह संयोजक वाला भेद होगा जो जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, रामू की रिक्त स्थान है केवल इसलिए हुई
क्योंकि राजीव उसकी रिक्त स्थान अधिक बुद्धिमान है। इस वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, उपेक्षा और अपेक्षा। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखी करना, क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा, अपेक्षा माने तुलना में, अधिक बुद्धिमान है। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। यह आपका वाक्य सही होना चाहिए। तो इसलिए विकल्प सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। पहले में उपेक्षा और दूसरे में अपेक्षा भरा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, यह वही लड़का है जो कल कटरा में मुझसे मिला था। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? विकल्प ए है संज्ञा उपवाक्य, बी है विशेषण उपवाक्य, सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य और डी है क्रिया उपवाक्य। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, विशेषण उपवाक्य है। और विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे होती है? दो उपवाक्यों के बीच में जब जो, जिसने, जिसको, जहां ये सारे शब्द आते हैं, तो ऐसे संयोजक जब आते हैं तो वो हमेशा विशेषण उपवाक्य बनते हैं। तो जो कल कटरा में मुझसे मिला था यह विशेषण उपवाक्य है और यह वही लड़का है, यह आपका प्रधान उपवाक्य है। और यह पूरा वाक्य अगर देखा जाए तो यह मिश्रित वाक्य है। तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए, हमेशा याद रखिए विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होगी? दो उपवाक्यों के बीच में जो, जहां, जिसने, जिसको, ये सब शब्द अगर जुड़े रहेंगे तो तुरंत समझ जाइएगा कि वो विशेषण उपवाक्य है। तो जो कल कटरा में मुझसे मिला, यहां जो आया है इसलिए हमने समझ लिया कि यह विशेषण उपवाक्य है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। इस दोहे में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? यहां पर विकल्प दिया गया है विशेषण, बी दिया गया है संज्ञा, सी दिया गया है सर्वनाम और डी दिया गया है क्रिया विशेषण। तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, संज्ञा। बड़ा शब्द विशेषण है लेकिन बड़े शब्द संज्ञा है। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। हमेशा याद रखिए विशेषण शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यदि कोई विशेषण बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है तो वह सदैव जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इसलिए बड़े बड़ाई ना करें, बड़े माने बड़े लोग, बड़े न बोलें बोल, यहां पर बड़े शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। अगर बड़ा शब्द रहा होता तो वह हमेशा क्या होता? विशेषण होता, क्योंकि विशेषण हमेशा एक वचन में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी विशेषण शब्द बहुवचन में लिखा जाएगा तो वह हमेशा क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। यह ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। विकल्प ए है दोहा चौपाई शैली, बी है बरवै शैली, सी है मसनबी शैली और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस आपका दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, क्योंकि इसमें दोहा और चौपाई के छंदों की ही सबसे ज्यादा अधिकता है। बरवै शैली में नहीं लिखा गया है। मसनबी शैली में प्रेमाख्यानक काव्य लिखे जाते हैं। उपर्युक्त सभी का कोई ऑप्शन का मतलब ही नहीं है यहां। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। विकल्प ए है रोला, बी है दोहा, सी है चौपाई और डी है कुंडलियां। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, दोहा। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला और चौपाई दोनों सममात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं।
जबकि कुंडलियां आपका विषम मात्रिक छंद है, तो इसका यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं अच्छे से इसको। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, वह छंद है। विकल्प ए है रोला, बी है दोहा, सी है बरवय और डी है सोरठा। रोला आपका सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा, बरवय और सोरठा ये तीनों आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में आपका 11-11 मात्रा होती है। जबकि बरवय के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो इसमें आपका विकल्प सी सही होता है। बरवय के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है रूपक, बी है यमक, सी है उपमा और डी है उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका सही जवाब है यमक अलंकार। ध्यान दीजिएगा, एक ही शब्द की आवृत्ति हो, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहां अधरान और अधरान दो बार आए हैं। यहां अधरान का अर्थ होता है ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ, जबकि यहां अधरान का अर्थ होता है अधरों पर नहीं। तो दोनों के अर्थ में भिन्नता आ गई, इसलिए यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी यमक अलंकार। गोपियां कहती हैं, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। भगवान श्री कृष्ण की वह मुरली जो भगवान श्री कृष्ण जी अपने होठों पर धारण करते हैं, अपने अधरोष्ठों पर धारण करते हैं, उसे हम अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, यमक अलंकार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, भारत के सम भारत है, इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है रूपक, बी है अनन्वय, सी है उपमा और डी है यमक। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी अनन्वय अलंकार। अनन्वय का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा न हो। अनन्वय अलंकार वहां होता है जहां पर किसी उपमेय की सही उपमान न मिलने की वजह से उसी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। तो यहां आप देखिए, भारत उपमेय है और भारत की तुलना किसी और से न हो पाई, इसलिए भारत की तुलना किससे कर दीजिए? भारत से। तो भारत उपमेय है और भारत उपमान है। भारत के समान अगर कोई है तो वह सिर्फ भारत ही है। तो यहां पर आपका क्या हो गया? अनन्वय अलंकार हो गया, जिसके समान कोई दूसरा न हो। जैसे हमने कह दिया राम सम राम है, सीय सम सीय, तो राम के समान अगर कोई दूसरा है तो सिर्फ रामचंद्र जी ही हैं। सीता के समान अगर कोई दूसरा है तो सीता जी ही हैं। जहां पर उपमान न मिलने की वजह से उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, अमरस क्या है? विकल्प है एक काव्य दोष, बी है एक संचारी भाव, सी है एक काव्य गुण और डी है एक अलंकार। तो अमरस संचारी भाव है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। 33 संचारी भावों में से एक संचारी भाव अमरस भी है, और अमरस का अर्थ होता है अपने विरोधी का अहित न कर पाने के कारण जो हमारे हृदय में परसंताप का दुख व्याप्त होता है, उसी को हम अमरस कहते हैं। तो अमरस का अर्थ क्या होता है? विरोधी का
अहित न कर पाने की वजह से हृदय में उत्पन्न दुख को ही हम क्या कहते हैं? अमर्ष कहते हैं। एक ईर्ष्यात्मक भाव जो बनता है विरोधियों के प्रति, वही अमर्ष कहलाता है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? विकल्प ए है भक्ति रस, बी है श्रृंगार रस, सी है करुण रस और डी है शांत रस। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, शांत रस। इसमें जीवन की नश्वरता के बारे में बताया गया है कि हे मन, यह शरीर तो कागज के पुतले के समान है, इसमें पानी की एक बूंद पड़ते ही विकार उत्पन्न हो जाएगा और यह क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम अपने इस कागज के पुतले जैसे शरीर पर क्यों इतना गर्व करते हो? तो सांसारिक मोह माया से विरक्ति की बात की गई है, तो यहां पर शांत रस का ही प्रयोग हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके यहां पर गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? विकल्प ए है विश्वनाथ, बी है राजशेखर, सी है श्रीहर्ष और डी है भास। तो इसमें आपका सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जी का यह कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होता है। प्रतिभाशाली, बी है कुशाग्र बुद्धि, सी है प्रत्युत्पन्न मति और डी है बुद्धिमान। तो जो किसी बात को तुरंत सोच ले या किसी उक्ति को तुरंत सोच ले, उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति या हाजिर जवाब। तो यहां पर विकल्प सी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? विकल्प ए है जिज्ञासु, बी है जननी, सी है जानकी और डी है नीतिज्ञ। तो इसमें आपका सही जवाब है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला। जननी का अर्थ माता होता है, जानकी सीता जी का नाम है और नीतिज्ञ का अर्थ होता है जो नीति में निपुण हो। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, जिज्ञासु। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौरवी किस बोली को कहते हैं? विकल्प ए है मारवाड़ी, बी है खड़ी बोली, सी है अवधी और डी है छत्तीसगढ़ी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, कौरवी खड़ी बोली का नाम है। आप जानते हैं कि कुरु प्रदेश के आसपास की यह बोली है, जो आजकल मेरठ और दिल्ली के आसपास की बोली है। इसी को हम खड़ी बोली हिंदी का आदर्श रूप कहते हैं और इसी वजह से खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कुरु जनपद में बोली जाती थी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? विकल्प ए है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है कन्नौजी और डी है अवधी। तो आप देख सकते हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अवधी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों ही पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, बी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, सी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, डी है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। यहां ध्यान रखिएगा, जब बात पिछले सोमवार की कर रहा है तो वाक्य वर्तमान काल में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह वाक्य गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, जब बात पिछले सोमवार की हो गई तो वाक्य भविष्यत काल में भी नहीं होना चाहिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है,
ये वाक्य भी पूर्णतया गलत है, क्योंकि पिछले सोमवार की बात कर रहा है, तो बात वर्तमान काल या भावी समय में किसी प्लान के बारे में बात करना बेमानी हो जाता है। यहां पर विकल्प डी आपका शुद्ध वाक्य है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये देखिए, पिछले सोमवार भूतकाल में है, तो स्वाभाविक सी बात है यहां बंद था, यह वाक्य पूरा वाक्य जो है भूतकाल में हो गया। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, बाकी तीनों में त्रुटियां थी जिस पर हमने परिचर्चा किया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? पहला है विदुषी, दूसरा है विदुषी, तीसरा है विदुषी और चौथा है विदुषी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, विदुषी। वास्तव में ये ब नहीं है, वह है, और ये विदुषी शब्द है, विदुषी नहीं है। विदुषी का अर्थ होता है बुद्धिमती। तो किसी महिला के लिए, कोई विदुषी महिला जिसे आप कहते हैं, महिलाओं के लिए विद्वत्पूर्ण शब्द के लिए या महिलाओं की विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न है, पक्ष का तद्भव रूप है। विकल्प ए है पक्षी, बी है पखेरु, सी है पंख और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, पंख। पक्ष का अर्थ होता है पंख, इसीलिए आप देखिए पक्षी, पक्षी का अर्थ होता है जिसके पास पंख हो, तो पक्ष का तद्भव शब्द क्या है? पंख है। विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है, हाथ कंगन तो आरसी क्या का अर्थ है? बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, बी है विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सी है सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं और डी है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन तो आरसी क्या? अगर हाथ में कंगन है तो आरसी माने दर्पण, तो शीशे की क्या आवश्यकता है? हाथ तो हम अपनी आंखों से प्रत्यक्षतः देख सकते हैं, तो इसी वजह से हाथ कंगन तो आरसी क्या का अर्थ क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, ऋजु शब्द का विलोम है। विकल्प ए है सीधा, बी है सरल, सी है वक्र और डी है त्रिकोण। तो ऋजु का अर्थ होता है सीधा, और सीधा का विलोम शब्द होता है टेढ़ा। तो सीधा का टेढ़ा होता है, तो ऋजु का क्या होगा? वक्र होगा, क्योंकि वक्र का अर्थ भी होता है टेढ़ा। यह संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसलिए उसका तत्सम रूप ही विलोम शब्द होगा। तो ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? वक्र, जबकि सीधा का क्या होता? टेढ़ा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। विकल्प ए है कान, बी है कर्ण, सी है श्रुति, डी है श्रवणेंद्रिय। इन चारों का अर्थ कान होता है, लेकिन इसमें एक शब्द है कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है आधार या पतवार, तो कर्ण का अर्थ आधार और पतवार भी होता है, इसलिए पतवार शब्द का क्या होगा सही विकल्प? यहां पर कर्ण। कर्ण का अर्थ कान भी होता है और पतवार भी होता है, इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है, गंगा जल में समास है। विकल्प ए है तत्पुरुष, बी है द्वंद्व, सी है अव्ययी भाव और डी है कर्मधारय समास। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, तत्पुरुष समास। आप जानते हैं तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष समस्त विभक्तियों का पूर्व पद से लोप होता है। तो गंगा का जल,
तो कौन सा इसमें तत्पुरुष होगा? का की के संबंध कारक की विभक्ति है, तो गंगा का जल, गंगा जल माने गंगा का जल, तो यहां पर पूर्व पद से विभक्ति कौन सी लुप्त हुई है? का विभक्ति लुप्त हुई है। तो का की के विभक्ति कौन सी विभक्ति है? संबंध कारक की विभक्ति है, इसलिए इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। गंगा जल में तत्पुरुष समास है, विकल्प ए आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला समाप्त होती है प्रश्नों की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत बेहतर किया है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जितने प्रश्न सही होते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर उल्लेख किया करिए कि आपने कितना एफर्ट किया, कितना जो है आपने अटेम्प्ट किया और कितने आपके सही हुए। दूसरी बड़ी चीज, आप इस प्रश्न पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप PKT एजुकेट्स जा करके टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो हमारा पब्लिक चैनल आपको मिल जाएगा। और मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि सभी अपडेट्स से रूबरू होते रहें। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।